बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात, सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हथकड़ियाँ, इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट, हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशिया में। हमने मीटिंग कॉल की थी और इतना बड़ा मजमा जमा होगा हमने सोचा नहीं था। आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपके खुलूस को सलाम, आपकी हमदर्दियों को सलाम। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करूंगा कि ये इनायत, ये नवाजिश लिख दे मेरे वास्ते, चंद कतरों पर कनाअत लिख दे मेरे वास्ते, और के हिस्सों में लिख दे लहलहाती खेतियां, बीज बोने की सआदत लिख दे मेरे वास्ते। आज की हमारी ये पहली मीटिंग साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब ने, डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने, यूसुफ इलियास साहब ने आपको बता दिया कि हम गधों के साथ दौड़ना नहीं चाहते थे। हम इलेक्शन खड़ा नहीं करना चाहते थे, हम वक्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन झूठ इतनी शिद्दत से बोला जा रहा है और ये झूठ चलकर हमारे दरवाजे तक आ गया, तो मजबूरन हमें दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा और शहर को ये बताने पर हम मजबूर हो गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस वार्ड में आकर के वार्ड के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि मुफ्ती साहब ने काम क्या किया। अरे अल्लाह का एहसान है, आज पूरे शहर में 15 जगहों पर हमारा काम चल रहा है और 20 करोड़ रुपए से ज्यादा काम अभी पेंडिंग है। हमारे कामों को रोकने के लिए प्रशासक को इस्तेमाल करके हमारे कामों को रोका गया और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर, जिसके वो पार्टनर हैं और जिनके लोग सुपरवाइजर करके वहां पर लगे हुए हैं, उनको 1-1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिल रही है। हमारे कामों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज पूरा शहर अपने चश्मे सर से देख रहा है कि जहां भी काम हो रहा है हमारा काम हो रहा है। 15 मकामात पर एक साथ काम चल रहे हैं और इस वार्ड के लोगों से पूछा गया कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ। कारपोरेशन के खजाने को मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल के नाम से आपने चूना लगाया। 80 लाख और 1 करोड़ रुपए में वो पुल बना है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बुलंद नाम, जिसकी गूंज मालेगांव से लेकर दिल्ली तक थी, मरहूम हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जिस पुल को मंसूब किया गया, जिसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपया कारपोरेशन का लूटा गया, किस तरह का बना करके दिया गया है आपको पता है। आज आपको मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं कि नोमानी पुल का टेंडर फिनिश हो गया है। 8 दिन की मुद्दत डाली गई है। पुल बनाने के ख्वाहिशमंद ठेकेदार टेंडर डालेंगे और कानूनी प्रोसीजर पूरा करके
उस पुल को बनाने का ठेका किसको मिलता है, किस एजेंसी को मिलता है। 8 दिन में वो फाइनल हो जाएगा और इंशाअल्लाह 8 दिन के बाद हम नोमानी पुल का काम शुरू करें। नोमानी पुल का बजट 7 करोड़ 67 लाख रुपया है और जैसा पुल नदी पर बन रहा है ऐसा ही बुलंदबाला, शानदार और मिसाली पुल हम बना करके आपको देंगे। आपने हमें जिस एतमाद और भरोसे पर चुन करके दिया था, हम उस पर उतरने के लिए और खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। हमने कहीं कोताही नहीं की और आपको पता होना चाहिए कि एक एमएलए का साल भर का जो फंड और निधि होती है वो 5 करोड़ रुपया होती है। ये तो आप लोगों की दुआएं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल शामिल हाल था। हमारे इन साथियों की डॉक्टर खालिद परवेज हैं, उनके वालिद मोहतरम यूनुस ईसा साहब हैं, अब्दुल मालिक साबिक मेयर हैं, यूसुफ इलियास हैं और भी शख्सियतें हैं जिनका मशवरा रहा कि हम फंड ज्यादा से ज्यादा कैसे ला सकते हैं। हमने उसकी कोशिश की और अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। वरना 2009 से 14 तक मैं एमएलए रहा 5 साल, 2 करोड़ रुपया आमदार निधि थी। इससे 1 रुपया ज्यादा सरकार ने मुझे नहीं दिया था। उस वक्त सरकार कांग्रेस और एनसीपी की मिली जुली सरकार थी और यहाँ जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे ये वहां जाकर के जबीसाई करते थे, मिनिस्टरों की चौखट पर नाक रगड़ते थे और उनको बताते थे कि अगर मुफ्ती साहब को आपने फंड दे दिया और तो इनका नाम होगा, हमारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा, इनको फंड मत दो। तो कांग्रेस के मिनिस्टरों ने हमारे 1000 जतन के बावजूद हमको फंड नहीं दिया, हमको फंड नहीं दिया। 5 साल तक हम कोशिश करते रहे। आज की मौजूदा जो सरकार, पिछले 2.5 साल जो सरकार रही महाविकास अघाड़ी की, जिसमें शिवसेना शामिल है, और आगे की ये सरकार जिसमें शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी है, हमने वो रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते पर चल करके फंड मिलता है। जाहिर बात है सरकार किसी की भी हो, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा हमदर्द और खैरखा नहीं है। ये सारी पार्टियां जो सेकुलर होने का दावा करती हैं सेकुलर नहीं है। ये मुसलमानों का हमदर्द और खैरखा होने का दावा करती हैं, मुसलमानों के हमदर्द और खैरखा नहीं है। अगर ये मुसलमानों के हमदर्द और खैरखा होते तो 3000-4000 किलोमीटर के पैदल यात्रा में एक जगह तो मुसलमानों का नाम लेते। आज पार्लियामेंट इलेक्शन में जो सेकुलर होने का दावा करने वाली पार्टियां हैं, उनको अगर कामयाबी मिली है तो ये हमारे अकाबिरीन, उलमा और मुसलमानों के वोट का नतीजा है। हमने माजी के मुकाबले में पार्लियामेंट में 50% से कम वोटें दी थी। हमने इस मर्तबा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 18% वोट बढ़ाई। तो मोदी जी जो कहते थे अब की बार 400 पार, वो आ गए 240 पर। हमने सिर्फ 18% वोट देने का, बढ़कर के देने का रास्ता इख्तियार किया था। और आपको मैं बता दूं, अगर मुसलमान 2% वोट और बढ़ा देता तो ये 100 पर आ जाते, 100 पर आ जाते। कल तक ये कहते थे कि हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, आज इनको जरूरत पड़ गई। समझ में आ गया कि दाल आटे का भाव क्या है। इनकी 30 सीटें ऐसी हैं, 240 में से 30 सीटें ऐसी हैं जो 100 वोटों से कम से जीती। कितनी वोटों से? 100 वोटों के कम से जीती हैं। और इनकी 100 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोटों से कम से जीती है। मुसलमान अगर सिर्फ वोट देने पर आ जाए
सिर्फ वोट देने पर आ जाए तो हम इनका भट्टा बिठा देंगे। लेकिन दुश्वारी और बात यह है कि हम वोट देने को बेकार काम समझते। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने इंतहाई संजीदा बात की। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसका दस्तूर संविधान सेकुलर है, इसमें हर हिंदुस्तानी को वोट देने का अधिकार है। हम वोट देने नहीं जाते। अगर हम वोट नहीं देंगे तो ऐसे ही ऐरे गैरे लत्थू खैरे हम पर हुकूमत करते रहेंगे, जो हमें और हमारे मजहब को मिटाने के लिए कोशिश करेंगे। आपको ये तय कर लेना है कि हम हर हाल में वोट देंगे और अपने जमीर की आवाज पर वोट देंगे। आज इस शहर को जिस रुख पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, हम इस बात का अहद कर लें कि हम उस गलत रास्ते पर शहर को नहीं जाने देंगे। जो लोग पिछले 5 साल पहले कहते थे कि मैं 20 लाख रुपए का मकरूज हूं, आज वो दावा कर रहे हैं कि हम 30 से 40 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च करेंगे। और वो ऐसा समझते हैं कि मालेगांव बिकाऊ है, मालेगांव के लोग बिकाऊ हैं, मालेगांव के उलमा, मालेगांव के अइम्मा बिकाऊ हैं, हुफ्फाज बिकाऊ हैं, ये उनको खरीद लेंगे। अभी इन्होंने बिरादरी के नाम पर उलमा को और अइम्मा को जमा किया था और उनको लिफाफा देना चाहा। उन्होंने इनकार कर दिया कि हमको लिफाफा नहीं चाहिए, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, हम जमीर की आवाज पर फैसला करेंगे। उलमा और अइम्मा ने उनको ठुकरा दिया। मरहूम शेख रशीद का जुमला सब पूरे शहर को याद है कि इन इमामों से, इन मौलानाओं से मुझको घिन आती है, इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ना चाहते। शेख रशीद मरहूम का खानवादा इसी रास्ते पर चल रहा है। ये उलमा को, अइम्मा को बिकाऊ माल समझते और उनको खरीद करके शहर को एक गलत रुख पर ले जाना चाहते। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे शहर के अंदर जितना काम हमने किया है, एक काम के मुतालिक कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिस वक्त सियासत में कदम रखा था, उस वक्त जो काम करने वाले बरसरे इख्तिदार ये और इनके आबाओ अजदाद थे, वो शहर में कैसी रोड बना रहे थे। मैंने बताया था, रोड बनती है, एक बारिश होती है, काजू बादाम निकलने लगता, काजू बादाम निकलने लग जाता। आज अल्लाह का करम है, 100 के करीब सड़कें हम बना चुके, छोटी बड़ी। एक जगह भी काजू बादाम निकलना तो दूर की बात है, शक्ल भी नहीं बता रहा है ना। हम क्वालिटी में काम करके दे रहे हैं और इंशाअल्लाह क्वालिटी में काम करके देंगे। पूरा शहर देखेगा, पूरा शहर देखेगा। जो रोड हमने शुरू किया, आरसीसी बनाना, सीमेंट रोड बनाना, हमारी देखी देखा लोगों ने बनाना शुरू किया, लेकिन उनके बनाए हुए रोड रास्ते आप जाकर के देख सकते हैं। हम वक्त आने पर उसकी निशानदही भी करेंगे। इस शहर के अंदर हमने जो काम किया है, ये उसकी लिस्ट है। आप बोलो तो मैं सुना दूं। हमने वॉलीबॉल ग्राउंड में 10 लाख रुपए के बजट से हॉल और गेट का काम किया है। आप जा करके देख सकते हैं। साजिद अब्दुल रशीद से आप राब्ता करेंगे, वो आपको ले जाकर के बता देंगे। गालिब नगर और झोपड़े वाली मस्जिद के पास हमने 4 गलियों में 20 लाख रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड का काम किया है। महल्ले के लोग इस बात के गवाह हैं। और इसके अलावा इस महल्ले से हट करके होने वाले जो काम है, जैसे यूनुस ईसा साहब, उनकी गली 25 लाख रुपए के बजट से बनेगी। याकूब उस्ताद अखाड़े वाली गली 25 लाख रुपए के बजट से बनेगी। नोमानी ब्रिज
5,76,00,000 रुपए के बजट से बनेगा। चंदनपुरी गेट से मासूम शाह कुट्टी तक 3 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा। वार्ड नंबर 17 में चंदनपुरी गेट से अल्लामा इकबाल पुल तक 2.5 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट रोड बनेगा। वार्ड नंबर 17 में 21 लाख रुपए के बजट से लाइट और पोल का काम होगा। इंशाअल्लाह ये काम हम 2 महीने में आपको करके देंगे। काम शुरू हो जाएगा और वक्त आने पर काम भी होगा। हमने सलाम चाचा रोड पर 1 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड बना दी है। सूफिया मस्जिद वाली रोड 30 लाख रुपए के बजट से बन चुकी है। पवारवाड़ी गट नंबर 111 की 12 गलियों में 1 करोड़ के बजट से सीमेंट रोड और गटर बन रही है। पवारवाड़ी गट नंबर 116 की 8 गलियों में 60 लाख रुपए के बजट से सीमेंट रोड और गटर का काम चल रहा है। पवारवाड़ी नाहिद हज्जिन मस्जिद के पास 8 गलियों में 50 लाख रुपए के बजट से सीमेंट रोड और नाला बन रहा है। दत्तानगर वाली गली में 1 करोड़ रुपए के बजट से रजा चौक वाला रोड 2 करोड़ रुपए के बजट से, खलील सेठ की साइजिंग वाला रोड 30 लाख रुपए के बजट से, नया पूरा जलील दादा मिंबर वाली, बुरा मत मानना, कैसा है कि इसी नाम से पहचाने जाते हैं। मैं सिर्फ जलील बोलता तो शायद आप नहीं पहचाने। जलील मिंबर की गली नया पूरा जलील मिंबर वाली गली 20 लाख रुपए के बजट से बन चुकी है। बराबर है जलील भाई। नया पूरा सलीम इक्का वाली गली नंबर 14 तामीरी काम चल रहा है। वार्ड नंबर 13 जाफर नगर अशफाक साहब वाली गली बन चुकी है। मौलाना उमरैन चौक के पास 1 करोड़ रुपए के बजट से गार्डन का काम मुकम्मल हो चुका है। मालदा में गार्डन का काम 5 करोड़ रुपए के बजट से इंशाअल्लाह होगा। वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है। इस्लामपुरा निशात रोड 50 लाख रुपए के बजट से ये रोड बन चुका है। 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट से इस महीने में काम शुरू है। कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। हमने शहर में काम किया है और क्वालिटी में काम किया है और इंशाअल्लाह जो रोड हमने बनाया है 15-20 साल आपको वहां रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शहर को जिस रुख पर ये ले जाना चाहते हैं हमारे तमाम साथियों ने उसकी निशानदेही की है। ये शहर को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे इलेक्शन लड़ने के वक्त तो 20 लाख रुपए का अपने आप को मकरूज बता रहे थे, आज उनके पास 30 से 40 करोड़ रुपया कहां से आया? क्या धंधा करते हैं वो, क्या कारोबार करते? पिछले दिनों आपने सुना था खालिद हाजी ने ऐलान किया था नशा मुक्त मालेगांव। क्या ऐलान किया था? नशा मुक्त मालेगांव। और नशा मुक्त हो जाता। उस वक्त अलग अलग मकामात पर प्रोग्राम करके नशे का धंधा करने वाले लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा था। उनको धौंस और धमकी दी जा रही थी। उनके घरों में घुस करके उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, ऐसा वार्ड नंबर 7 में उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया, कहीं एक लेटर नहीं दिया, कहीं कंप्लेन नहीं की। जब ये सब लोग प्रेशर में आ गए तो खालिद हाजी साहब उनके पार्टनर बन गए, और मुस्तकिल पैसा जमा किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने जो ऐलान किया है कि इनका धंधा तो हम बंद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपके इल्म में अगर आए, आपको पता चले कि कौन कुत्ता गोली बेचता है, कौन एमडी बेचता है,
कौन गांजे का कारोबार कर रहा है, कौन नशा आवर चीजें बैरून शहर से ला करके मालेगांव में सप्लाई करता है, कौन होलसेलर है और कौन रिटेल में ये काम करता है। अगर आपको पता चले, आपकी शरई और समाजी जिम्मेदारी है, आप हमसे राब्ता करें, उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। आने वाले थोड़े दिनों में आप सुनोगे कि ये जो धंधा कर रहे हैं और जो इनके पार्टनर बने हैं, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में ये अंदर रहेंगे। हमने हाउस में इनके खिलाफ आवाज उठाई और मालेगांव छोड़ दीजिए, मालेगांव में डिपार्टमेंट में ऐसी काली भेड़ है जो इनसे हफ्ता लेती है और हफ्ता लेने की वजह से इनके खिलाफ जब ईमानदार ऑफिसरान कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको खबर कर देते हैं, उनको बता देते हैं। लेकिन मैं उन काली भेड़ों से ये कहना चाहता हूं कि आज इस शहर में ईमानदार ऑफिसरान मौजूद हैं, हमारे जिले में ईमानदार ऑफिसरान मौजूद हैं, महाराष्ट्र के अंदर ईमानदार इनकी एजेंसियां मौजूद हैं। ये इनके तमाम कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं और उनको मिल भी रहे हैं। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने इशारे में ये बात कही कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, क्रॉस रिकॉर्डिंग कर दी गई है और कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। गुनहगार ऐसा समझता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन बहुत पहले हमारे बड़ों ने ये बात कही है कि दीवारों को कान होता है, बराबर है। उसमें एक जुमला मैं आगे बोलता हूं, दीवारों को आंख भी होती। तुम्हारे सारे कारनामे आज डिपार्टमेंट के सामने है और इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मैं तो आपको ये खुशखबरी दूंगा, इलेक्शन होने से पहले इनके घर के 2 जिम्मेदार अंदर होंगे। लड़ना हम भी जानते हैं, लड़ना हम भी जानते हैं। रौनकाबाद के 2019 के जलसे में शेख आसिफ साहब ने कहा था कि मुफ्ती साहब मुझे मारने के लिए सुपारी दिए। उस वक्त मैंने ऐलानन ये बात कही थी, अलल ऐलान, कि मेरे पास अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ होने वाला है तो मैं ही मार दूंगा ना। किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं है, सरकार ने मुझे मारने का हक दिया है। तो सेल्फ सेफ्टी के लिए मैं रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकता हूं। और एक बात और बता दूं, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। अरे आप पहले पूरी बात सुनिए, मेरा निशाना बहुत अच्छा है और टारगेट करके मैं लोगों को बता सकता हूं। कोई डर और खौफ की बात नहीं है। अरे डरे हुए तो वो लोग हैं, जब यहाँ मीटिंग लेने आए थे तो बोल दिए थे कि जो लोग हैं इसमें से आधे मेरे हैं। और आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुसुम्बा रोड पर जो मजदूर लूम चला रहे थे उनको बोलो लूम बंद करो, हमसे 300 रुपया लो और मीटिंग में चलो। हमारे किला तैरा ग्रुप के 1-2 लोगों को बुलाया गया। अगर वो मीटिंग में नहीं आते तो उनको ऐसा लगा कि यार बाद में कहीं तकलीफ ना हो, तो वो आ गए। वो किला तैराक ग्रुप का नाम इस्तेमाल किए। ये किला तैराक ग्रुप के लोग बैठे हैं, ये सब मेरे पास घर ये सब मेरे पास घर चल करके आए और उन्होंने बताया कि हम किला तैराक ग्रुप में 70 मेंबर हैं और हम अलग ऐलान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ करके, शहर का इलेक्शन समझ करके हम लड़ेंगे। यहाँ भी मीटिंग में और अलग अलग मीटिंग में वो बोलते हैं एक मौका दो। क्या बोलते हैं? एक मौका दो।
अबे तुम शेख रशीद का 40 साल जश्न मना चुके। शेख रशीद साहब 2 मरतबा आमदार रहे, तुम आमदार रहे 1 मरतबा। शेख रशीद साहब मेयर रहे, तुम मेयर रह चुके। तुम्हारी अम्मा मोहतरमा मेयर रह चुकी, 2-2, 3-3 मरतबा मेयर रह चुकी। आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे आपने वो दरवाजा कभी देखा ही नहीं था। बोले एक बार सारी दौलत तो वहीं से लूट करके आप लाए, पूरे शहर को खंडर आपने बना दिया, पानी आपने बेच डाला और साथ में ये कहा कि अगर हमारा बस चले तो ये नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। अभी आपने मालिक मेयर साहब की जुबानी नितेश राणे की बात सुनी। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, नितेश राणे को मालेगांव लाने वाला शेख आसिफ है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कैसे है ना? अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये इस हद तक चले गए, वो 1.5 फीट के बटलर को मालेगांव लेके आ गए और वो आके कहता है ये पूरी किला झुपड़पट्टी उखाड़ के फेंक दूंगा, बुलडोजर लेकर के आऊंगा, सबको मिटा करके खत्म कर दूंगा। हमको आकर के कहना पड़ा कि तेरी और तेरे बाप की हिम्मत हो तो आके बता। बुलडोजर के सामने हम खड़े रहेंगे, बुलडोजर के सामने हम खड़े रहेंगे। उसकी हिम्मत नहीं है मालेगांव आने की। उसको इन्होंने सपोर्ट किया था और उनको मालेगांव लाने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि माजी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। और अब मुसीबत ये हो गई है कि जिसको फोन करो तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चालू रहती है और बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि ये अपना है या पराया है और कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कल हमारी इसकी बात कहीं वायरल ना हो तो पूरे शहर को खंडर बनाने के जिम्मेदार ये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं है, रोड गटर बनाना पार्लियामेंट मेंबर का काम नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है। हमारे अलहाज मरहूम शब्बीर अहमद साहब जब यहाँ सदर बल्दिया थे, उन्होंने उस जमाने में जो सीमेंट रोड बनाई है आज तक उसका बदल नहीं और काजू बादाम आज तक निकला नहीं। वहां पर खुदाई करने के लिए मजदूर की हिम्मत खत्म हो जाती, वो रोड तोड़ नहीं पाते। काश एक आध रोड तो तुम ऐसा बना देते कि बाद में आने वाले कम से कम तुम्हारा नाम तो लेते कि उन्होंने ऐसा बनाया। ये 25 साल इख्तिदार पर रहे कारपोरेशन में। कारपोरेशन का बजट इस मर्तबा जब अभी कमिश्नर से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो बताया कि साल का 100 करोड़ रुपया शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च होता है। 100 करोड़ रुपया 25 साल से ये है 2500, 2500 करोड़ रुपया इस शहर पर खर्च हुआ है। शहर की हालत क्या है? ईमानदारी से अगर ये पैसा खर्च होता तो आज हमको काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए एक रोड भी नहीं मिलता और एक गटर भी नहीं मिलती। कहीं पानी का पाइपलाइन लाइट के लिए हमें एमएलए का बजट नहीं देना पड़ता, हमको बजट लेके घूमना पड़ता कि कहां लगाएं। अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि एक महल्ले में काम करो, आजू बाजू के तमाम लोगों के फोन आने लगते, मुफ्ती साहब हमारे महल्ले की तरफ भी देखो, हम अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी खड्डे में जमा होता है, हमको अपने हाथ से निकाल करके फेंकना पड़ता है। ये हालत है शहर की और ये अपना गुनाह, अपना जुर्म छुपाने के लिए आज छचन कर रहे, इधर उधर जहां थोड़ा बहुत कहीं खड्डा दिख गया वहां जाके बैठ रहे।
कहीं ढापा टूट गया वहां जाके बैठ रहे। और मैं तो उनका इस माना करके शुक्रगुजार हूं कि जहां इन्होंने कोई काम नहीं किया, हमने काम करने के लिए बेड़ा उठाया, फंड लाए, टेंडरिंग हुई, वर्क ऑर्डर हो गया, अब वहां पर काम होना है तो ये वहां जाके धरना दे रहे। मैं शुक्रगुजार हूं। वो ऐलान करते काम करो, मुफ्ती साहब काम करो, यानी हमारा काम है प्रचार, वो लोग कर रहे। दूरबीन लेकर के आते, मुझको कुछ लोग बोलने लगे, बोले मुफ्ती साहब उनके तो बहुत ढेर काम ऐसे हैं कि जिसको ढूंढने के लिए अगर तुम और तुम्हारी टीम निकल गई तो ये घर से निकलना छोड़ देंगे। बोलो आएगा वो टाइम, वो काम भी हम करेंगे। तो ये ऐसे बोलते, बोले एक मर्तबा। अरे क्या 25 साल 40 साल में सारा मौका तो शहर ने आपको ही दिया था। आपने शहर को क्या दिया? आपने शहर को क्या दिया? पूरे शहर को आपने खंडर बना दिया और शहरियान को आपने जिल्लतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। अहले शहर को यह बात सोचना चाहिए, आज जो जुर्म उन्होंने किया है और नामर्दी के साथ जिस तरह अब्दुल मालिक पर फायरिंग की है, डर तो है उनको। यहां जब आए थे तो मजमे में मीटिंग में आधे लोग उनके थे, जिसमें से 20 लोग के पास सामान भी था। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है? पुलिस डिपार्टमेंट को इनकी जहां मीटिंग हो और जलसा हो, इनके आसपास जो लोग हैं उनको चेक करो, आपको उनके पास बगैर लाइसेंस का पिस्टल और रिवॉल्वर मिलेगा। मैं अपनी बात आप लोगों के जरिए डिपार्टमेंट तक और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सामान लेकर के घूमते हैं और शहर में लोगों को डराने के लिए ऐसे उठा के बताते बहुत पहले किसी ने कहा, बहुत पहले, कि इन जैसे कामों के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए, और वो कलेजा है हमारे पास। और तो बजाय बैठे, वो जिगर है हमारे पास। और एक जुमला और सुन लो साथ में लेके जाना, तलवार रख लेने से कोई टीपू सुल्तान नहीं हो जाता। वक्त आएगा आपको बताएंगे, वक्त आएगा आपको हम बताएंगे। आज तो इनकी हालत ये हो गई है कि पूरे शहर के लोगों से कह रहे हैं एक बार, और शहर इनको जानता है 32 तारीख के नाम से। शहर इनको जानता है 32 तारीख के नाम से। ये अपने खानदान के तमाम लोगों को बार बार इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इलेक्शन में 30-40 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। अब वो 32 तारीख वाली बात नहीं है। ये खानदान को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमको खर्चा देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जाहिर बात है, कहते हैं ना कि जमी गर्दत जमा गर्दत न गर्दत गुल मोहम्मद खान। ये पहाड़ को सरकाने की बात कर रहे हैं, इनके बाद से भी पहाड़ नहीं सरकेगा। ये इंतहाई वकील और कंजूस आदमी, जिससे वादा करता है जिंदगी में कभी इसने वादा पूरा नहीं किया। ऐसे सैकड़ों लोग इस मजमे में मिल जाएंगे। जिससे पैसा ले लिया, कभी उसका पैसा वापस नहीं किया, पैसा वापस नहीं किया। और पिछले इलेक्शन 2019 में शहर में 50 लोगों से पैसा लिया था। आज भी वो लोग रो रहे हैं। जब इनको फोन करते, बोले फोन करना नहीं, पैसा मांगने के लिए फोन करना नहीं। बेचारे सीधे साधे शरीफ लोग हैं, अपने पैसे पे सब्र कर लिए। पीछे यूसुफ भूरे खान साहब बैठे हैं, ये भी लेवाल है। हाँ, ये भी लेवाल है।
इन्होंने कभी उनको मदद की थी, आज तक इनका पैसा वापस नहीं आया। तो ये 32 तारीख है और ये अपने खानदान को और शहर के लोगों को ये समझाना और बताना चाहते हैं कि अब वो बात अब नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, आदमी की फितरत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती। और ये जो कह रहे थे कि आज हमसे नाराजगी मत जताओ, पेटी बंद होने के बाद सब बात कर लेंगे, सब नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेटी बंद होने के बाद इनका मोबाइल भी बंद हो जाएगा, इनका मोबाइल भी बंद हो जाएगा, इनके घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे लोगों के लिए। आना नहीं घर पर। सिलकोर से आए थे यार, बोलने से नहीं आए थे। शेख रशीद साहब का जुमला है कि मैं पिलखोर से फटी कमीज पहन करके आया था। हमारी बात नहीं है, शेख रशीद साहब की बात है। किसी जलसे में उन्होंने कहा था कि मैं पिलखोर से फटी कमीज पहन करके आऊं। हमारी सोशल मीडिया पर जो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं उनको ये दम देते। उनकी टेढ़ी मुंडी है और उंगली से हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं है। बोले आज नहीं, पेटी बंद होने के बाद तुम्हारे घर पर आऊंगा। बोले पेटी बंद होने के बाद तुम्हारे घर पर आऊंगा। कोई आता होता नहीं। हाँ, पेटी बंद होने के बाद पूरा शहर इनको ढूंढने के लिए निकलेगा ना, पूरा शहर ढूंढने के लिए निकलेगा। हिसाब व किताब लेना हम भी जानते। और आज मैं आखिर में आपको ये बता दूं, आखिर में ये बता दूं कि ये अगर जातियात पर आएंगे, ये अगर जातियात पर आएंगे कि मेरी जातियात पर, मालिक भाई की जातियात पर, डॉक्टर खालिद की जातियात पर, यूसुफ इलियास की जातियात पर, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है और मुंह में जुबान भी है। गोरकी भौजी से शुरू करेंगे। और जलील दादा के घर के बाजू में इरफान कालिया का घर रातों रात क्यों खाली कराए तो वो भी मालूम। ये पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। आज गोरकी भौजी शायद उनकी समझन हो गई है, लेकिन जो हुआ है वो मालूम है। चांदौर से लेकर के मालेगांव की कहानी भी है ना। और बंबई जब ये जाते थे, मिले थे, तो अपने साथ जितने लोगों को बंबई ले करके जाते थे सबको नंगा देते थे ना। ये बंबई जब जाते थे तो अपने साथ जाने वालों को भी तवायफों के कोठे तक ले जाते थे और उनको आकड़ी लगा दिए। वो बेचारे उनका साथ छोड़ ही नहीं पा रहे। आज मजबूर है उनके स्टेज पर आने पर, और जो वो कहलवाना चाहते हैं वो कहने पर मजबूर है। तो अगर जातियात पर आएंगे तो हमारे पास बहुत ढेर मवाद है। और एक बात और बता दूं, ये सारा मवाद हमको उनके ही लोग लाके दिए। हम तो किसी की शो में नहीं रहते, किसी का पीछा नहीं करते, लेकिन ये जिनको डस लिए, जिनको डस रहे हैं, जिनको लूट रहे हैं, जिनका धंधा छीन रहे हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों को टोकन दे करके ले लिया, अगला पेमेंट नहीं दे रहे हैं और उनको हर तरीके से हरेसमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो उनके आजू बाजू में साथ में उठते बैठते हैं, वो सब ये कहानी ला करके दे रहे हैं। हमारे पास है और हमने इनको कभी छेड़ा नहीं। लेकिन अभी उन्होंने जो हरकत की कि जमीयत उलमा पर उन्होंने इल्जाम लगाया। जमीयत उलमा हिंदुस्तान में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
मजलूम मुसलमानों का मुकदमा लड़ रही है, जिसको 19 नवंबर 1919 में हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने कायम किया था, जिसकी एक ताबनाक, रोशन और जर्रीन तारीख है, जिसके नाम से हुकूमत भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उस पर इल्जाम लगा रहे कि बोले इनका बांग्लादेश से ताल्लुक है और ये जमात बांग्लादेश में फंडिंग करती है। अब जमीयत उलमा को उन्होंने छेड़ा है। जमीयत उलमा की हंगामी मीटिंग हुई और जमीयत उलमा के मिंबरान ने तय कर लिया कि हम इनको तो छाती का नहीं, नानी का दूध याद दिलाते। और इल्जाम वो लगाया गया है जो डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाया गया। उस आदमी को इस इल्जाम की वजह से हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज मलेशिया में जा करके उनको जो है शरण लेनी पड़ी, पनाह लेनी पड़ी। इनका बीजेपी से ताल्लुक है और ये बीजेपी की ईमा पर, बीजेपी के इशारे पर जमीयत उलमा पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। हम सब समझते हैं और उसकी खुली दलील है। ये बोलते हैं अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार। ये बोलते हैं हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये सौदा करके आए अजीत दादा पवार से कि आप हमको इलेक्शन लड़ने के लिए फंड दो, हम आजाद लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ बीजेपी में जाएंगे। इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना, इनको वोट देना, पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ वोट देना है, मसाजिद के खिलाफ वोट देना है, दरगाहों मदरसों के खिलाफ वोट देना है। इनको वोट देना मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए वोट देना है। हम तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि ये अजीत दादा पवार का नाम बार बार ले, ताकि शहर वालों को समझाना हमारे लिए आसान हो जाए कि अजीत दादा पवार के साथ बीजेपी में जाने का प्रोग्राम बनाए। इसलिए आज की इस मीटिंग में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, ये इलेक्शन आप मेरे लिए मत लड़िए। सियासत से मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इनकी दादागिरी, भ्रष्टाचारी और हमारी माँ और बहनों के साथ जो सुलूक इनका था, उसके खिलाफ मैं सियासत में आया था। और उस दिन से मैंने तय कर लिया है कि इनको घर बिठाना है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा इलेक्शन होगा। आप सब तय कर लो कि इनको घर बिठाना है और फातिहा पढ़ने के बाद ताजियत और तसल्ली की भी बात करनी है। समझ रहे ना? मैयत को दफन करते तो आखिर में क्या रहता? तसल्ली रहती। तो इंशाअल्लाह इनकी सियासत को दफन करेंगे और इंशाअल्लाह फिर ताजियत और तसल्ली का जलसा भी लेंगे। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कि आग से आग बुझाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं और हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम उड़ाने का हुनर रखते हैं। आज की इस जलसा नुमा मीटिंग में सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद मुकादम साहब, महाराष्ट्र में सबसे पहले जिस हमारे मोहतरम की नामजदगी अमल में आई है एज एमएलए के नाम के जरिए, हमारी पार्टी ने, न सिर्फ हमारी पार्टी ने बल्कि महाराष्ट्र, मेरी दानिश में जो मेरी मालूमात है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ही वाहिद नाम है अभी जो एकदम फाइनल हो चुका है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझसे पेशवा मुकर्रीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मुझे बोला गया कि आप बोलिए। ईमानदारी की बात यह है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अपनी तकरीर का आगाज आयशा नगर से करना चाहता हूँ। मैं ये ठान कर रखा हूँ कि मैं जब बोलूँगा तो आयशा नगर में बोलूँगा, हजार खोली में बोलूँगा, सलाम चाचा रोड में बोलूँगा। मजा क्या है यार,
जरा संगीनों के साए में बोला जाए, अपना सीना अपनी छाती खुली रखकर कि आओ कितनी गोलियां बरसाते हैं बरसा, हम निहत्ते आए मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह। और देख लेना कोई मुहाफिज नहीं सिवाय अल्लाह के, उसकी जात के, क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल तरीन ईमान है ये कि जब मौत आएगी तो चाहे जितने किलो में महफूज होकर बैठ जाओ, तुम्हें मौत आना यकीनी है। लेकिन अगर जब मौत नहीं आई तो पूरी दुनिया उल्टी लटक जाएगी, तो भी तुम्हारा बाल बेका होने वाला नहीं है। ये हमारा ईमान। मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है। बोलते ना रखियो गालिब मुझे इस तरफ नवाई से माफ, आज कोई दर्द सा सीने में सभा होता है। मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला बोलूंगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि अभी बहुत सारे मौके आएंगे, महफिलें सजेंगी, रौनकें लुटेंगी। उस वक्त जब ये स्टेज सजेंगे उस वक्त तो सुनना। अभी तो हम देख रहे थे कि कुछ लोग इधर से उधर देख मैं आवारा गर्दी करते हुए, और जब वो यहाँ किला में आ गए तो तब हमको जाकर ये एहसास हुआ कि नहीं यार अब पानी सर से ऊंचा हो रहा, अब इनको कुछ ना कुछ अपने को जवाब देना है। तो एक मीटिंग के बारे में सोचा कि एक अपनी पहले एक मशवरती मीटिंग अपने लोगों को बुला लिया जाए और उसमें कुछ बातें अपनी इब्तिदाई कर ली जाए, और उसके बाद आने वाले दिनों का लाहे अमल तैयार किया जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं पहले भी, इससे पहले अब तो जो बच्चे काफी उम्र को आ गए होंगे और जो बूढ़े होंगे वो शायद दुनिया से चले भी गए, हमने वहां तकरीरें की और वहां के दोहर तकरीरें की, चैलेंज किया। ये ऐसा नहीं जैसे अभी अब्दुल मालिक बोल रहे कि ये खुद डरे हैं कि यहाँ के लोगों का डर निकालने आए। सही मानों में ये अपने लोगों के मुहाफिज 10-10, 20-20 लोगों को लेकर चढ़ रहे और ये बता रहे हैं। और अपने 1 महीने के जलसे में जब इन्होंने, कौन सा हाल है वो बड़ा पहली मीटिंग लिए थे जो वो काशीनाथ क्या दगड़ू आए, काशीनाथ दगड़ू आए थे जब इन्होंने मीटिंग की, तो वहां उन्होंने एक बात बोली थी कि देखा महीने भर में कैसी खामोशी छाई, लेकिन तुमको मालूम नहीं है जब एक ऐसा सन्नाटेदार तमाचा पड़ेगा तो उसकी गूंज तुमको सदियों से। और मैं मेरे बच्चे को मोहताज तरीके से बोल रहे हैं, मैं कोई मोहताज ढंग से बोलने वाला नहीं हूँ। मैं जब बोलूंगा तो वहां सुन लेना मैं क्या बोलने, सुन लेना मैं क्या बोलूंगा। और ऐसे ऐसे नहीं ये पुलिस ये वो या मैं कहीं कायदे में फंसूं ना पर। अरे एक चीज तो हमारे सामने आ चुकी है, एक चीज आया हो चुकी है, अब उससे पर्दादारी क्या, अब उसका तो मुकाबला करना है। और मुकाबला तो सीधा साधा होगा नहीं कि हो जाएगा। नहीं बोलो, अगर सीधे साधा होता होगा तो वो सीधा रास्ता भी मालूम है हमको, लेकिन नहीं। मैंने तो एक चीज सीखी है कि जुल्म का जब बहुत हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसका जवाब भी जुल्म ही से देना चाहिए। मेरा नजर है जब बहुत किसी चीज में शिद्दत हो जाए तो उतनी ही शिद्दत से उसका जवाब देना चाहिए, ताकि फिर हमेशा की जो बुराई जो है वो खत्म हो। तो इंशाअल्लाह व नज़ीर मैं सिर्फ एक शेर के साथ आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी हवा की तरह बादलों में उड़ते हैं। और ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसले। दोस्तों बच्चों बस दुआ करो मेरी जिंदगी की कि कुछ सांसें मेरी और कायम रह जाए। अल्लाह ताला मेरी सांसों को कुछ और वक्त के लिए कायम रखे, बस ये हजरत का हो जाए। बस मैं जिंदगी उतनी चाह रहा, बस
मेरा सब पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम्हारे जैसे जियाले लोग हैं यार, तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, ये किले के मुहाफिज़ीन, जो ये किला सियानत और हिफाजत और मुहाफ़ज़त की निशानी है। हम इस किले में बोल रहे हैं, यहाँ हम महफूज है, लेकिन हम उस जगह बोलेंगे जहाँ लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। उस जगह बोलेंगे तो मजा आएगा यार। आज क्या बोलने का जौहर भाई, जरा मुस्कुराओ मत यार, तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक लगती है। तो खैर इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए अभी हमारे मोहतरम कायद आप लोगों के सामने ज़रा ख्याल करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम सब आएंगे। अभी अब्दुल माजिद बोल रहा था यार मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोला अब्दुल माजिद अपने लिए बहुत स्टेज लगने वाले, अपने सब निपट लेंगे, क्योंकि अब्दुल माजिद जो है ना मालूम मेरा जानशीन अब्दुल माजिद को पहचाने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस बामकसद जलसा-उन-नुमा मीटिंग के सदर अली जनाब रशीद मुक़द्दम साहब, साथ ही साथ शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, यूनुस ईसा साहब, मुस्तफ़ा मक्की साहब, इस वार्ड के कॉरपोरेटर साजिद रशीद साहब, गिरीश बोरसे साहब, राजू गाइड साहब, लहिक हाजी साहब, यूसुफ ईसा साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम ही कॉरपोरेटर जावेद सत्तार साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, ओहदेदारान, जानिसारान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, सामने बैठे हुए तमाम ही नौजवान बुजुर्ग, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माए बहनें, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों की शाख पर तेजाब डालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों की शाख पर तेजाब डालते रहना। हम नूर बन के जमाने में फैल जाएंगे। आफ्ताब में ये स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोग हम नूर बनकर जमाने में फैल जाएंगे, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते रहना। दोस्तों, आज का ये जो जलसा है, मीटिंग है, ये मुस्तकिल करीब में जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसके ताल्लुक से ली जा रही है। और आप लोगों को अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस बात का इल्म है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मालेगांव सेंट्रल हल्के के लिए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की कारकर्दगी को देखते हुए दोबारा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नामजद किया। दोस्तों, इंतखाबात कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव अहमियत का हामिल होता है। इंतखाबात जो इस मुल्क में जमहूरियत है, इंतखाबात इस मुल्क की जमहूरियत की रूह है। इंतखाब इस मुल्क की जमहूरियत का रूह है। और जमहूरियत के साथ साथ सही इंतखाब
हमारे बेहतर माशरे के लिए और बेहतर समाज का जामिन होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि सियासत और समाज, माशरा ये एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा सियासत से क्या वास्ता, हम तो समाजी लोग हैं, हम तो दीनी खिदमतगार हैं, हम फ्लैट प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करते हैं। सियासी लोगों से और सियासी जमात से हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माएं बहनों, ये बात समझ लो और जान लो कि इलेक्शन, सियासत, समाज, मुआशरा, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। समाज के आईने में अगर सियासत को हम देखेंगे तो हमें वहां पर सियासत का पहलू नजर आएगा, और अगर यही बात हम सियासत के आईने में झांकेंगे तो वहां हमें समाज का हर पहलू नजर आएगा। मैंने मेरे खयाबान निशात चौक के जलसे की एक तकरीर में कहा था, क्या समाज और माशरे का जिम्मेदार हर सियासी रहबर, सियासी रहनुमा हो चुका है। किसी जमाने में, किसी वक्त में समाज को, समाज की सरबराही जो है वो सरदार और पंच हजरात किया करते थे। लेकिन आज समाज की भी रहबरी, माशरे की भी रहबरी सियासी लीडर, सियासी रहनुमा, सियासी आदमी करता है। हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में जो भी समाजी मामलात हो, चाहे शादी ब्याह के हो, चाहे तलाक के हो, चाहे हिस्सा तरका के हो, वहां पर आजकल यह चलन आम हो चुका है कि या तो किसी कॉरपोरेटर को बुलाया जाता है या किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले शख्स को बुलाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि सियासी नुमाइंदा घर घर का होता है। सियासी नुमाइंदे की मुदाखलत हर घर में होती है, इसलिए वो समाजी रहनुमा भी है और माशराती रहनुमा भी है। जो शख्स हमारे घरों तक आता है, हमारे मसले में आता है, तो उस शख्स की शख्सियत भी होना चाहिए कि हम उसे हमारे घरों में बुला सके, हमारे दरवाजों पे बुला सके, हम बुलाकर हमारे घर में हमारी इज्जतें जो खुफिया रहती है उसके सामने जो है इस भरोसे और इस यकीन के साथ हम बयान कर सके कि वो हमारी इज्जतों का तहफ्फुज करेगा। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके के लोग मुआशरे की नुमाइंदगी करने का दावा पेश कर रहे हैं, जिनका माजी दागदार, जिनकी परवरिश ऐसी जगह की है, जो ऐसी जगह के परवरदा है कि उसका खामियाजा, उनके पिछलों का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। नस्ल दर नस्ल वही कमीनगी और वही फितरत जो है आज उनके जहनों में भी है और उनके किरदार में भी है। नशे के धंधे को आम किया जा रहा है। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, जो लोग मंशियात की स्मगलिंग करते हैं, उनको तहफ्फुज़ फराहम किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उन्हें इस बात की छूट दी जा रही है कि आप ये सब चीज खुलेआम करो, हम आपको तहफ्फुज़ देंगे। एक शख्स आगरा रोड के ब्रिज के नीचे पकड़ा जाता है, कोकेन और एमडी के साथ पकड़ा जाता है।
पुलिस इंतजामिया हमारी बात सुन रही है। कुछ लोगों के पास वो वाकया वीडियो में कैद है जो एक सियासी घराने का करीब था। एक वक्त में मरहूम लीडर के साथ रिक्शा में घूमता था। उस शख्स को कोकेन और एमडी के साथ पकड़ा गया, लेकिन 10 मिनट नहीं लगा। 11वें मिनट पे वो शख्स पुलिस के शिकंजे से बाहर। ऐसे लोग आज आपके बीच में आके पारसाई का दावा कर रहे हैं। अब्दुल मालिक पर गोली चलाकर अपनी नामर्दी का सबूत देने वाले, अपने आप को मर्द समझने वाले, पुलिस इंतजामिया को खरीद कर अपनी जेब में रखने वाले, पुलिस इंतजामिया के सपोर्ट से इस शहर में लोगों को डराने और धमकाने वाले, लोगों के दिलों में खौफ का बुत कायम करने वाले, आज वो लोग बात करते हैं समाज की, मुआशरे की। आज वो अच्छाई और बुराई बताते हैं। अरे तुम्हारे खमीर में बुराई है, तुम्हारी परवरिश में बुराई है। तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते, कभी अच्छा सोच नहीं सकते। अब्दुल मालिक पर फायरिंग करने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हो सकता है ये किसी दूसरी रंजिश का मामला हो सकता है किसी दूसरी दुश्मनी का मामला हो। हमने हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन पुलिस ने खुद अपनी तफ्तीश में 2 लोगों को दूसरे दिन पेश किया और कहा कि जमीन का मामला है, इसलिए अब्दुल मालिक पर फायरिंग हुई। और जो एक आरोपी, एक मुलजिम जो उसमें था, वो आज के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद के सगे चाचा का लड़का था। मरहूम शेख रशीद के सगे भाई का लड़का था। और पुलिस कहती थी कि ये जमीन का मामला है। और पुलिस की अपनी खुद की तफ्तीश में शेख रशीद के खानवादे के 4 लोगों का नाम आया। एहसान का नाम आया, अकरम का नाम आया, सलमान का नाम आया। आप इनकी वल्दियत उठाकर देख सकते हैं। इन तमाम लोगों की वल्दियत उठाकर देख सकते हैं। इन तमाम लोगों का रिश्ता आप जान सकते हैं। चार्जशीट की कॉपी में देख लो। पुलिस कॉल कनेक्शन भी है, क्रॉस कनेक्शन भी है। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मुख्य आरोपी के अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी है। लेकिन पुलिस इंतजामिया ने इन बातों को अहमियत नहीं दी। आज जो लोग ये पुलिस इंतजामिया में बैठकर ये सोच रहे हैं कि ये शहर में सिर्फ वक्त गुजारी कर लेंगे, अपनी जिम्मेदारी, अपने दौर में कोई हादसा ना हो, कोई वाकयात ना हो और इनका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो कि दूसरी जगह ये अपना ट्रांसफर कर लेंगे। याद रखना पुलिस इंतजामिया, आज हेयरिंग थी हाईकोर्ट में, आज हाईकोर्ट में हेयरिंग थी। आपको पूरे दफ्तर के साथ हाईकोर्ट में आने का ऑर्डर दिया था। आपने जो काले कारनामे किए हैं वो हाईकोर्ट की नजरों में आ चुका है। और इंशाल्लाह 2 या 3 तारीख में जो अहम और मेन मुलजिम, जो सरगुना है, जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, जो साजिश बनाने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, हिजड़ों की तरह नहीं कि गोली चला दी और भाग गए। 21 भाई है हम सियासत में 3 एक्टिव है, भाई 4 है।
4 में बांटेंगे तो एक एक के हिस्से में 6.5 आएंगे, और 3 में बांटे तो पूरा पूरा लेंगे साथ साथ। एक कुर्बानी का पूरा हिस्सा पूरा हो जाएगा, सबके नाम आ जाएंगे। ये आप लोगों को डर पैदा कर रहे हैं, ये किले में आकर बोल रहे हैं, ढकी छुपी बातों में आपको डरा रहे हैं। वो ये जानते नहीं ये किला है। किला हिफाजत की सरहदें भी रखता है और हमला करना भी जानता है। ये किला है किला, और ये किले की मजबूती आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको समझ जाएगी। आप इनके दिलों में खौफ का भूत की जगह खड़ा करना चाहते हैं, आप इनके दिलों में डर पैदा करना चाहते हैं, इन्हें डराना चाहते हैं, या शहर की आवाम को डराना चाहते हैं। कभी बोलते हैं कि आधा हमने कर दिया, आधा बाकी है। आज एक जने ने बोला कि डरो मत, एक हुआ तो समझ में आ गई। बेटा समझ में तो आई, लेकिन समझाना अभी बाकी है। समझे? हमने कहा है कि हम हमारा हर कदम एहतियात के साथ रखेंगे, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्दी पे एहतियाती ना हो। एहतियात तो जरूर कर रहे हैं और करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, ये हमारी जाती लड़ाई नहीं है, ये पूरे शहर की लड़ाई है। क्योंकि ये शहर के शहरियान के दिल में खौफ पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं। अगर इन्हें शर्मिंदगी और निदामत होती, इनके घरों के अफराद निकलने के बाद ये माफी मांगते थे शहर से, ये एतराफ जुर्म करते थे, ये निदामत का इजहार करते थे, लेकिन तकरीरों के जरिए इसे कारनामा बताया जा रहा है ताकि शहरियान डरे, आप लोग डरे, आपके दिलों में खौफ का बुत कायम हो। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि ये हजरत इब्राहिम की नस्ल है, जिन्होंने बुत तोड़कर इस्लाम का परचम लहराया था। आज ये खौफ के बुत भी आने वाले असेंबली इलेक्शन में यहां की बैठी हुई आवाम तोड़ेगी। और जो ये समझ रहे हैं कि हराम के पैसों की रेल पेल से इलेक्शन जीत जाएंगे, जुल्म की ताकत खड़ी करके आपको डरा कर इलेक्शन जीत जाएंगे, बेटा अभी घोड़ा मैदान दूर नहीं है। हम तो नहीं चाहते थे गधों के साथ दौड़ना, लेकिन तकरीर हमारी क्या करना चाहिए, किस्मत में आ गया है कि अभी हमें हम घोड़ों को गधों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। हम लोग बता देना चाहते हैं यहाँ इस स्टेज से और आप लोगों की ताईद और हिमायत से कि जिस तरीके का इलेक्शन तुम लोग चाहते हो, जैसा इलेक्शन तुम चाहते हो, जिस ढंग का तुम इलेक्शन चाहते हो, इंशाअल्लाह उससे बेवड़ा ही देंगे, थोड़ा ऊंचा निकलते ही देंगे बेटा। आज जो बात हो रही है कि 1.5 लाख पार, इंशाअल्लाह 1.25 लाख भी हो सकती है, 1.25 लाख भी हो सकती है, बाइद नहीं है। 1.5 लाख तो करीब में, हम 1.25 लाख बाइद नहीं है। लेकिन आपको अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा, एक सियासी मुजाहिदे के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों को शहर के तहफ्फुज़ की और बका की लड़ाई के लिए कमर कसनी होगी। आपको अपने दिलों में, अपने जिस्मों में यह हिम्मत पैदा करनी होगी कि जो लोग हमारे शहर पर बुरी नजर डाल रहे हैं, जो हमारे शहर के अमन को, हमारे शहर की तहजीब को, हमारे शहर की सकाफत को लूटना चाहते हैं, जो लोग इस शहर में गुंडागर्दी कायम करना चाहते हैं, जो लोग इस शहर में जुल्म की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जो लोग आपको डरा धमका कर इस शहर की राहबरी का खौफ देख रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये दस्ता सिर्फ किले में नहीं रहेगा, ये हजार खोले की आखिरी गली तक रहेगा।
लेकिन ये आपको तय करना है, ये आपको अपने अंदर हिम्मत पैदा करना है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की लड़ाई नहीं है, ये यूनुस ईसा खानवादे की लड़ाई नहीं है, ये यूसुफ इलियास खानवादे की लड़ाई नहीं है, ये हर उस शख्स की लड़ाई है जो शहर में अमन चाहता है, जो ये चाहता है कि ये तहजीब और तमद्दुन का गहवारा इसी तरह चमकता और दमकता रहे, इसी तरह रोशन रहे, यहाँ के मदारिस का तहफ्फुज रहे, यहाँ की मसाजिद का तहफ्फुज रहे, यहाँ की दीनी दरसगाहों का तहफ्फुज रहे, यहाँ की तालीमी दरसगाहों का तहफ्फुज रहे, ये शहर की तहजीब तमद्दुन और सकाफत का अगर तहफ्फुज रहे, तो ऐसे गुंडागर्दों को दूर रखने के लिए यहाँ का हर आदमी और शहर का हर अमन पसंद फर्द जो है वो फिदाई दस्ते में शामिल है। और फिदाई दस्ता किला ये हरावल दस्ता है, जंग में झंडा लेकर चलने वाला दस्ता है, और इंशाअल्लाह ये हरावल दस्ता ही काफी है। पीछे की फौज देखने के बाद आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन को अपनी जिम्मेदारी समझो, शहर के तहफ्फुज को अपनी जिम्मेदारी समझो। आज से इस बात पर मेहनत करो और गौर करो कि हमें ये इलेक्शन कैसे जीतना है। छोड़ो नाराजगियों को, होते रहती गलतियां कुछ हमसे भी होगी, हुई होगी। इंसान खताओं का पुतला है। अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से भी कुछ गलतियां हुई होगी। आप लोगों से रब्त ज़ब्त में कोई कमी आ गई होगी, लेकिन आज ये वक्त नाराजगी का नहीं है। आज ये वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने का नहीं है। हम फिर कभी हमारी नाराजगियों को दूर कर लेंगे, फिर कभी हमारी शिकायतों का इजाला कर लेंगे, फिर कभी मिल बैठकर हम जो हमारे मसाइल जो है सुन लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आज जिस जोश और खरोश के साथ आप यहां पर आए, जोश और खरोश आज आप तकरीर सुनने में लगा रहे हो, वो जोश और खरोश आपको इलेक्शन जीतने में लगाना होगा। ये जुल्म की कुव्वत और जुल्म की ताकत अल्लाह ने जुल्म में, अल्लाह ने ताकत में, जुल्म की ताकत में अल्लाह ने ज्यादती रखी है। बुराई का जब कहलाती है जब उसका असर होता है। और हमारी सियासत दिफाई थी। हमने ये बुराई को शहर में बढ़ने नहीं दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की शहर के गुंडों को पालकर, शहर में 2 नंबरियों को पालकर, शहर में मंशियात का धंधा करके जो जेल में से छूटता था वो सीधा 43 पैतरी चढ़ता था और उसका इस्तेकबाल होता था जैसे अभी अभी उम्र से आया हो। कौन सा ऐसा दादा जो जेल से छूटने के बाद आगरा रोड की 43 पैतरी नहीं चढ़ा? लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत ने, हमारी सियासत ने हमेशा ऐसे लोगों से आप लोगों का तहफ्फुज किया। दिफा में कुव्वत कम होती है, कुव्वत का इसराफ ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा लगती है, हिफाजत करने में मेहनत ज्यादा लगती है, और बुराई फैलाने में आसानी से बुराई फैलती है। मेरे दोस्तों, इलेक्शन के तो बहुत उन्वानात है, बहुत बातें हैं। इनकी नाकामी, इनकी साजिशें अगर गिनवाने बैठे तो पूरी रात गुजर जाएगी। लेकिन आज हम आप लोगों के दरमियान कबल अज़ वक्त, शहर में आज इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। वो तो हर तबके में जा चुके, डॉक्टर्स में जा चुके, इंजीनियर में जा चुके, पगली मोमिन में जा चुके, अतार में जा चुके, मनिहार में जा चुके, बुनकर बिरादरी के लोगों में जा चुके। लेकिन इन तमाम तबकों की खामोशी ही इस बात की गवाह है कि कोई जुल्म की हुकूमत के साथ नहीं है, इन जालिमों के साथ नहीं है। शहर आज भी खामोश है, और ये खामोशी बता रही है कि 1.5 लाख क्या 2.25 लाख भी हो सकता है। लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि बहुत झूठे प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ हो रहे हैं,
बहुत गलत बयानी से बातें हो रही है। अभी तक हम ये समझते थे कि जो खामोशी है वो नीम रजा है, यानी खामोश रहने में ही आधी कामयाबी और आधी भलाई है। लेकिन कुछ बातों का जवाब देना जरूरी था, इसलिए आज ये स्टेज सजा, शुरुआती बातें आपके सामने रखी गई, आप लोगों को बताया गया। अब और स्टेज सजेंगे और मौके आएंगे, हम हमारी बात रखेंगे। मैं एक शेर जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के नजर करना चाहता कि जुगनुओं को साथ लेके रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेके रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है कि मेरे अलावा कोई दूसरा मुकर्रिर दिखेगा नहीं पीछे आने को, आप लोग बैठ जाओ। भैया हो गया, उसके टिकट फाइनल हो गया। बहुत गलत आज की इस मीटिंग के सदर जनाब अब्दुल रशीद मुकादम साहब, हमारे कायदे मोहतरम हरदीद अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे वालिद मोहतरम हाजी यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद साहब, और स्टेज पे तशरीफ फरमा मक्की सेठ साहब, और तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे घर में बैठी पर्दा नशीन मेरी माए बहनें, आज ये जो मीटिंग है, बहुत ही कम वक्तों के अंदर ये मीटिंग का फैसला लिया गया। मुझे खुद इस मीटिंग के बारे में कल मालूम हुआ। खैर, किला गालिब नगर हॉल में मीटिंग रखी गई है। जैसा कि यूसुफ इलियास साहब ने बताया कि हम लोग अभी इलेक्शन खड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सामने वाला झूठ इतनी शिद्दत से बोल रहा है कि अब उसका जवाब देना जरूरी हो गया। नहीं तो कहीं ना कहीं वो शेर हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा कि झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और हजार खोली के घर के अंदर एक झूठों की टोली है, दरवाजों पर बोर्ड लगा है सच बोलो। ये सिर्फ मीटिंग है अभी, और इस मीटिंग के अंदर सिर्फ पार्टी के जिम्मेदारान, पार्टी के हमदर्द, मुफ्ती साहब के हमदर्द, मुफ्ती साहब के चाहने वाले, उनके मानने वाले, इन लोगों की ये मीटिंग ली गई है। ये कोई जलसा नहीं है। ये भैया बढ़िया है। और इस मीटिंग के अंदर मुझे एक चीज मालूम पड़ी कि ताम का भी प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ा हैरत में लगे, यार पहली मर्तबा, क्या बात है। तो बोले ये जो ताम का प्रोग्राम है ये कोई मुफ्ती साहब की तरफ से नहीं है, ये किले के वालों की तरफ से है। तो दरअसल बात ऐसी है कि कुछ लोग आकर इधर उधर बोल रहे कि इसने इसका हक खा गया, उसने उसकी जमीन छीन लिया, उसने इसका ऐसा कर दिया। ये जो पारसा है, ये शहर के जो पारसा लोग आकर घूम घूम कर बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, मुफ्ती साहब ने किसका खाया, अब्दुल मालिक ने किसका खाया, डॉक्टर खालिद ने किसका खाया, वो तो अवाम तय करेंगी। अबे प्रेम चोपड़ा, तूने तो तेरे घर के अंदर
बेवा शेख खलील, मरहूम शेख खलील की बेवा और मरहूम शेख खलील की लड़की का हक खा लिया और वही पैसे की रेल पल पूरे शहर के अंदर कर रहा है। नहीं तो पिछले इलेक्शन में बोलता था कि मैं तो 20 लाख का मकरूज हूं। कितने का? 20 लाख का मकरूज हूं। अभी पूरा 5 साल भी नहीं आया, इसके पास करोड़ों रुपया कहां से आ गया? ये एक बेवा और यतीम का हक खा रहा और लोगों को भी खिला रहा। और जो लोग ये खा रहे हैं ना भैया, सोच समझ के खाना। यहां तो हिसाब देना ही पड़ेगा तुमको। इलेक्शन के बाद वो लोग खुद ही ले लेंगे, लेकिन ऊपर भी देना पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हारेंगे ना वैसे ही तुम्हारी घरछंडी पकड़ेंगे। इलेक्शन तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत लंबे फर्क से हारेंगे वो। यानी मेरा तो मैं तो सोच रहा कि 1.5 से भी ज्यादा चले आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा खुशफहमी में नहीं रहना है हमें। यहां जो लोग आए हैं, हम लोगों को यहां से एक बात लेके उठना है कि इलेक्शन ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की बुनियाद पर लड़ने वाले हैं। अभी ये मोहम्मद फिटर पिछले यहां मीटिंग हुई तो उसको वहां से हजारकुली से 4-5 लड़के आए और फोन करके दम दे रहे। तो सिर्फ ये दम डाटी के हिसाब से लोगों को डरा रहे, धमका रहे। इलेक्शन हमारे हक में है, इलेक्शन हम ही जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन इसके लिए खुशफहमी होके बैठना नहीं है, निकलना है यहां से। ये दादागिरी करेंगे ना, कितने दादा लाएंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। अरे कल इतना ही हॉल भर के चले जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये लोगों को हमको जो बताना है कि तुम्हारी दादागिरी तो चलने नहीं देंगे। तुम जो शहर के अंदर नशे का कारोबार कर रहे हो उसको हम ही खत्म करेंगे। हर बुराई को हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं गाइड मेडिकल के पास से जा रहा था तो हजारकुली के एक जैनिया का धरना चल रहा था। अबे फकने अपने मत बोलो। जैनिया का धंधा चल रहा था, अपने धरना चल रहा था। अब वो बेचारा बोलता कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा नमाज। मुफ्ती साहब बोलता असर बात तो थरथर कांपने लगता हो। असर बात तो उसको लगती उतार में आ जाता हो। अरे भैया तू घर पे बैठा था तो गांव सुकून में था। जिस दिन से तू गांव में निकला है उस दिन में बेचारे हादसा भी बढ़ गए, मरने वालों की तादाद भी बढ़ गई, एक्सीडेंट भी बढ़ गए। अबे तू इतना मनुष्य है शहर के लिए। देखो हम कोई भी रोजी रोटी करते हैं, मेरी बात को संजीदगी से लेना, मजाक में मत लो। हम रोजी रोटी जिसका जो भी धंधा जो जिसका मुंसलिक होगा वो दुआ करता ना कि अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। अबे जैने की क्या रोजी रोटी है? तो ये घर से दुआ करके निकलता अल्लाह आज इतने हादसे होने ना, तो फिर मैं जाऊंगा, उठाऊंगा, मैयत उठाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा, पोस्टमार्टम होगा। तो ये दुआ करके निकलता घर से और वही हो रहा है। तो भैया घर बैठ हाँ दूरबीन लेके घूम रहा क्या क्या। अगर हम निकल गए ना घूमने तो सादी सादी आंख से देखेंगे। यहां आकर बोला जाता है कि किले वाले डर रहे हैं, ये है वो है। ये तुम्हारी गैरत को ललकार के गया है, सुन लेना। तुम्हारी गैरत को उसने ललकार के गया है। हालांकि बोलते बोलते वो खुद कितना डरा हुआ था
बोलते बोलते उसने बोल दिया इसमें आधे से ज्यादा मेरे साथ आए हुए लोग हैं। मुफ्ती साहब जब वो घर से निकलता ना तो समझा हजार खोली से उसको आजाद नगर जाना है, तो हजार खोली से सबसे पहले आगरा रोड पे 4 आदमी रहेंगे, नंदी वाली के पास 4 आदमी, मुशारत चौक पे 4 आदमी, सुलेमानी चौक में 4 आदमी, जामियातुल सौलियात के पास 4 आदमी, ऐसे कर करके वो आजाद नगर तक आदमी कम से कम 30 एक रहते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल चलती, लोकेशन क्लियर, ओके क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये इलेक्शन लड़ने निकले, ये डर निकाल रहे लोगों का। अरे डर कब निकलेगा जब तुम खुद बहादुर बन के जाएंगे। तुम तो तकरीर करते करते ऐसे देख रहे, तो कभी इधर उधर हो जा रहे, कोई कुछ करेगा औरेगा नहीं भैया, टेंशन लो मत। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां हो रही है, इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो कदम उठाया है, अभी और आगे तहरीकें चलेंगी। इसके अंदर सब में आगे वो नीतीश राणे हैं जो उसको जैसे बीजेपी ने एकदम खुली छूट दे रखी है और वो कुछ भी बोलते जा रहा है, बेलगाम हो गया है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। और बोलते बोलते वो इस हद तक बढ़ जा रहा है कि अभी उसका पिछले वक्त बयान आया कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो ये मस्जिद में घुसने की अगर बात कर रहे भैया 1.5 फुटिया, तो मैं समझता अगर ये मस्जिद में घुसेंगे तो 5 टाइम का नमाजी बन के निकलेंगे ये। तो मुफ्ती साहब और हमने भी कुछ प्रोग्राम बनाए हैं उसके ताल्लुक से बोलना है। इलेक्शन है, इलेक्शन को पूरी ताकत से लड़ना है, हिम्मत से लड़ना है, हौसलों से लड़ना है। हम ये जो लोग करने जा रहे हैं, इनकी जो प्लानिंग है कि असेंबली इलेक्शन के अंदर दादागिरी 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 हर तरीके से ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग के हस्ते हमने भी कुछ खाका बनाया है इनकी दादागिरी के खिलाफ। शहर के हम ऐसे नौजवानों को जमा कर रहे हैं जो लोग बुराई को बुराई समझते हैं। जो नौजवान बुराई को बुराई समझता है, हम ऐसे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं बुराई के खात्मे के लिए। और ये लोग सिर्फ इलेक्शन तक नहीं रहेंगे, ये यहां से, ये हमारी मुफ्ती साहब की बात हुई है कि ये जो चीज है शहर के अंदर बुराई खत्म करने के वास्ते हमको नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ शहर में पूरी तरीके से बुराई को घोल रहे हैं। नशे को इस कदर घोल दिए, जिस तरीके से हमारे शहर को खोखला कर दिए इन्होंने, इस तरीके से हमारी नौजवानों को भी खोखला कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आज ये हमारे वार्ड में आए हैं, मीटिंग लिए है, तो जो लोग उन्होंने मीटिंग लिए कहीं इनसे तो नहीं वापस वो एमडी बिकवाने का काम करेंगे, ये चीज पे भी नजर रखना चाहिए। क्योंकि इनके आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो सिवाय 2 नंबरी के कोई नजर नहीं आएगा। जो भी लोग इनके पास है सिर्फ 2 नंबरी लोग हैं। ये शहर के लिए, शहर की नस्लों के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, जिसका हमें हर तरीके से करना है। रह गई बात इलेक्शन की, आज मीटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई, लेकिन ये जोश बरकरार रखना है पोलिंग बंद होने तक के। सिर्फ जबान से बोलने से काम नहीं चलेगा। 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार। हर आदमी को यहां से उठ के जाने के लिए अपने शहर में एक एक रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा, खानदान में जाना पड़ेगा, अपने ताल्लुकात में जाना पड़ेगा, अपनी दोस्ती
यारी जो जो लोग हैं, उनके पास आप लोगों को जाना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से 1.5 लाख पार नहीं होने वाले, जीतना यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो हम नारा लगा रहे हैं, तो ये नारे के अंदर भी मजबूती आना चाहिए। मोदी के जैसा नारा नहीं होना चाहिए। मोदी ने सिर्फ 400 पार का नारा लगाया और उसको पूरा नहीं कर पाया। हमको ये तारीख रकम करनी है कि अगर 1.5 लाख वोट हमने बोले हैं, तो इंशाअल्लाह नजीम 1.5 लाख वोट पार करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है 1.5 लाख वोट पार करना। ये जो लोग बैठे हैं यहां पर, ये सिर्फ आज सोच के उठ जाए यहां से कि हमको 1.5 लाख वोट पार करना है, तो इंशाअल्लाह नजीम 1.5 लाख वोट पार हो जाएंगे। इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी, ये जैसा चाहेंगे वैसा हम निपटने और लड़ने के लिए तैयार है। ये जैसा वो करेंगे, ये सोच रहे आज हमको कि हमको गोली मार के डरा देंगे, आधे मरे हैं आधे मर जाएंगे। अबे गोली खाने के वास्ते भी जिगर लगता। और क्या धमकी देता है तुम, ये कर देंगे वो कर देंगे, बोले हम 25 भाई है। अबे 25 है ना, चल मेरी एक टांग अभी भी बराबर नहीं है, मैं अकेला आ रहा। कहां आने का, कब आने का, ये बोल। ऐसे आए और मार के भाग गए। अबे रुकना तो था, देखना तो था कि मर गया कि बच गया। इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी हम सब लोगों को मुत्तहिद होकर खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने अभी नहीं खत्म करे तो ये गोलियां आम लोगों पे चलेंगी, ये गोलियां आम लोगों पे चलेंगी, ये आम लोगों के घरों को टारगेट करेंगे। इसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरी लड़ाई है, मेरे ऊपर हमला हुआ है तो चलो मेरे साथ, मैं उसके वास्ते नहीं बोल रहा हूं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस शहर और कौम के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहा हूं। आज हम ऐसे हालात में कि हम फलस्तीन और यहूदी इजराइल है, ये हमारी लड़ाई है, यही लड़ाई है हमारी। ये हमारी नस्लों को जो बर्बाद कर रहे, ये कोई यहूदी से कम नहीं है। तो इनको इनकी जगह दिखाना है, इनकी औकात बताना है। ये जो रो रहे ना, गिड़गिड़ा रहे ना, इतना गिड़गिड़ा रहे, एक बार वोट दे दो, एक बार वोट दे दो, माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अबे भैया हम कुछ नहीं करने वाले तेरे साथ, तू एकदम बेफिक्र रहे। ये ऐसा समझ रहे कि मैं आमदार बन जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ होएगा ही नहीं। अबे होने वाला रहता ना भैया, वक्त के प्रधानमंत्री को भी मार के चले जाते लोग। लेकिन मैं तेरे को बोल रहा कि हम तेरे जैसे हिरड़े चाले नहीं करेंगे। मर्दानगी से घूमना, ये जैसे मुफ्ती साहब अकेले हांडा में घूमते ना, वैसे घूमना जरा। 100 50 लोगों को लेके खुद इतना डरा हुआ है, खुद इतना सहमा हुआ है, आया किले वालों का डर निकालने के वास्ते। बस यही अपील है कि जो जोश और जो जज्बा तुम्हारे अंदर है, इसको कायम रखेंगे तो शहर से बुराई का खात्मा होगा, शहर से नशे का खात्मा होगा, शहर से इन करप्टेड लोगों का खात्मा होगा और शहर से ये दोगले लोगों का खात्मा होगा। मैं इतनी बात करके इस नारे के साथ खत्म करता हूं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा मकसद क्या, एक अल्लाह से डरते हो, एक अल्लाह पे मरते हो। अल्लाह हाफिज। आज के इस जलसे आम के सदरों आले जनाब नसीम मुकादम साहब, हमारे सरपरस्त यूनुस ईसा साहब, हर दिल अजीज एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मालिक मियां साहब, डॉक्टर खालिद लाल, जावेद सत्तार साहब, सुभाष पहलवान और मस्जिद शख्सियत, दोस्तों और साथियों, अगर आप खामोश रहेंगे
तरह इलेक्शन लड़ना है वो बात समझ में आएगी। आपके सामने जो मुकाबले में है, भाई पीछे तकलीफ भाई देखे के बाद में देख लेंगे। अपन बर्तन अपन सबसे मिल सकते। कोई ऐसा नहीं है कि रूम में चला जाता ताला लगा लो था। यहाँ बैठा हुआ हर चेहरा आपसे फर्दन मुलाकात रखने की सलाहियत रखता है। दोस्तों आज देखो तो सिर्फ सुनो, प्लीज बड़ा मेहरबानी कोऑपरेट करिए। हम लोग महतान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है, हम महतान डॉक्टर खालिद परवेज है। बैठे वगैरह का कोई डिमांड मत पेश करो भाई, जहाँ जैसे खाली सुनते जाओ भाई। प्लीज पीछे वालों को तकलीफ नहीं होगी। हाँ तो जो जहां वहीं पड़ जाए भाई। हमारे सामने जो है मुकाबला करने वाला वो निहायत ही मुफाद परस्त आदमी है और आपका लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी वो कौम के लिए लड़ने वाला लीडर है। ये फर्क है। पार्लियामेंट इलेक्शन में शोभाताई बच्चों जिन पार्टियों के पास गई उन्होंने अपना अपना मुतालबा रखा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने ये कहा कि आप तैयारी करें, हमको कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम हमारी कौम को बचाने के लिए आपको वोट देंगे। ये फर्क है दो लीडरों में। इन्होंने सुपारी ली जो आपके सामने है। पहले मौलाना उमरैन को कहा, फिर किसी और को कोशिश की कि मालेगांव शहर की ओर डिवाइड हो। उसके बाद ये सुपारी ली कि कम पोलिंग किस तरह गिरी और वो कोशिश की, मगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और यूनुस दादा फजर के बाद आपके किले से ही ये पूरे पोलिंग बूथ पर गए। सुबह फजरबाज से लेकर शाम 4 बजे तक ये चलते रहे और उसकी कामयाबी हुई, फिरका परस्तों की हार हुई है। ये आप ध्यान रखें। आज वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया, कोई हिंदुस्तान का लीडर नहीं चिल्ला रहा है। आपका लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में बेबाक लीडरी कर रहे हैं, हर वक्त बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में 58 जगह FIR होने के बाद नीतीश राणे और गिरिराज पे कार्रवाई नहीं हुई। MIM पार्टी के इम्तियाज जलील, असदुद्दीन अवैसी जब हम औरंगाबाद गए थे उस वक्त तो बात हुई थी कि एक रैली ली जाएगी यानी बंबई जाया जाएगा। हमारा गुमान नहीं था कि इतने ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मगर सरकार हिल गई है। और मुझे यकीन है जो आप किले में कि जिन लोगों ने आकर ये कहा कि डर के मत रहो, वो ये नहीं जानते कि किले और इस्लामाबाद के ही लोग फिदाइन दस्ता है। ये बताएंगे, आप लोग बताएंगे उसको कि आप कितना भी रुपया बांट देवे, कितनी भी मीटिंगें ले लेवे, आप 25 साल से कारपोरेशन को लूट रहे हो और आज चौरस्ते पे जाकर ये बोल रहे हो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सामने काम नहीं कर रहा है। हमारा 20,000 करोड़ का 20 करोड़ का काम ये रोक के रखे हैं। ये काम रुकवाते हैं और काम ना हो तो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। आपको यहाँ से फैसला करना है। आप इतनी ज्यादा तादाद में आए, हम इलेक्शन खड़ा नहीं करना चाहते थे, मगर डॉक्टर खालिद साहब, यूनुस दादा साहब, हम सब बैठे कि ये ज्यादा झूठ बोल रहा है, ये आवाम को बुरबड़ा कर रहा
है, इसलिए हमको आना है और इस जगह मीटिंग लिया और इस हिस्से के अवाम ने दबाव डाला कि उसका जवाब देना है। इसलिए हम यहाँ आज मीटिंग ले रहे हैं जो जलसा नुमा हुआ है। और ये ताकत आपको जिस दिन पोलिंग रहेगी उस दिन के आखिरी 5 बजे तक का कायम रखना है। इलेक्शन खड़ा हो जाएगा, आपको गलियों में जाना है, हर जगह जाना है और ये बताना है कि हमारा लीडर सिर्फ 3 साल में इतना फंड लाया है कि पूरे शहर में तामीरी काम हो रहा है। हमारा लीडर कौम का सौदा नहीं किया है। ये यहाँ पर ये बोले कि यार मैं पुल बनाया, छोटा सा बनाया। अरे बनाए क्यों यार भाई, सूझबूझ वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मुझे बताया कि पुल का टेंडर निकल गया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में काम होगा। बंदर के हाथ में तलवार नहीं दी जाती, नहीं तो वो गर्दन काट लेता है। इसलिए आपको हमारा ये फर्ज है, ये एक इम्तिहान है। अगर आप 2 लाख वोट पार्लियामेंट में दे सकते हो तो इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को हम 1,50,000 वोट देंगे ना भाई, और दिलवाएंगे भी इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्त में जैसा जैसा प्रोग्राम बनेगा, मेरी गुजारिश यही है कि जब कभी भी आप सुनो कि मुफ्ती साहब यहाँ पर हैं तो हमारे जितने जिम्मेदारान हैं आप लोग वक्त निकाल कर वहाँ पहुँचे और ये झूठा प्रोपागेंडा करने वालों को जवाब दे। ये गैर कानूनी करने वाले लोग हैं, ये कौम को बेचने वाले लोग हैं, इनको रोकना है। आखिरी निकात है, इनका सलाम फेर देना चाहिए। जिंदाबाद। दौरान गुफ्तगू मक्की शेर साहब और उन्हीं के साथ साथ सोहेल मास्टर साहब साहिबान की आमद हुई, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। आली जनाब मजलिस रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में जिन मालेगांव शहर के खजाने को लूटा, मालेगांव शहर की जो हालत खंडन जैसी हो गई, इस पे असल और वाकई जिम्मेदार मालेगांव शहर के आजाद उम्मीदवार का छटन करने वाले शेख रशीद खानवाले से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने डाला है, उसको रुकवाने का काम भी यही करते हैं और उसके ऊपर केला बेचने का काम इनके भाई जनाब खालिद हाजी साहब करते हैं। मैं इन्हें कह देना चाहता कि आप किस घराने से ताल्लुक रखते हो, आप शेख रशीद खानदान के हो या रिजवान बैटरी वाला खानदान से? आपसे मेरा सवाल है कि रिजवान बैटरी वाला ये वाहिद आदमी ऐसा है जिसे न गाँव में किसी ने कारपोरेटर बनाया, न मेयर बनाया, न आमदार बनाया। अगर ये गाँव में धरना और एहतजाज करता है तो ये इसका हक है, लेकिन आप किस मुंह से धरना और एहतजाज कर रहे हो? कारपोरेशन पे राज आपका और एहतजाज आपका, तो आपको इनके छटन में आने की कोई जरूरत नहीं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ताकत आपको बनना है, उसकी ढाल आपको बनना है, उनकी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी बेबाकी के साथ उनका मुकाबला करना है। बस यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकत 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल,
नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।